नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं आपके मन में नित्य निरंतर उत्पन्न हो रहे जिज्ञासाओं की। अपनी जन्म कुंडली से संबंधित अगर प्रश्न मन में हो तो यह जिज्ञासा अत्यंत बलवती हो जाती है जब तक कि उसका हल न मिल जाए। तो चलिए प्रयत्न प्रारंभ कर देता हूं, अपने ज्ञानानुसार आपको बताता हूं, आपकी जिज्ञासा की शांति करता हूं। कार्यक्रम प्रारंभ करूं उससे पूर्व एक विषय, एक जिज्ञासा जो आम कुछ गिने चुने, मैं ये नहीं कहूंगा सभी दर्शकों के मन में, कुछ गिने चुने दर्शकों के मन में उत्पन्न हो रही है। जाहिर सी बात है, यह YouTube की जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है और प्रायः इसमें जो जानकारी आपको मिलती है वो जानकारी ऐसी होती है कि लोगों का ध्यान आकर्षित कर ले। मैं भी जब कोई थंबनेल डालता हूं तो जाहिर सी बात है थंबनेल कुछ ऐसे होते हैं जो आपके ध्यान को आकर्षित करने वाले होते हैं। अब उसी में से एक ध्यान आकर्षित करने वाला विषय इस समय आप लोगों के सम्मुख लगातार आ रहा है और वो है 14 दिसंबर को होने वाला सूर्य ग्रहण। आशा करता हूं मैं ये कुछ ही लोग दर्शकों को बता रहा हूंगा क्योंकि बाकी के सारे दर्शक इसके लिए जानकार और समझदार हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जागरूक हैं। बाकी जो लोग YouTube देख करके थोड़े से जानकारी के लिए परेशान हैं, उनको अगर विशेष ये जानकारी चाहिए तो उनके लिए बता दूं, अगर आपके घर में कैलेंडर है, पंचांग की बात छोड़िए, कैलेंडर है, तो वहां भी इसका जिक्र आप नहीं देखेंगे। सूर्य ग्रहण तो अवश्य है, लेकिन भारत तो छोड़िए, एशिया में भी कहीं वो दृश्य नहीं, क्योंकि वो रात्रि में होने जा रहा है। तो जाहिर सी बात है जो दृश्य ही नहीं हमारे किसी काम का नहीं। विदेश के कुछ देशों में है जहां ये दृश्य है, लेकिन वो आपके और हमारे किसी काम का नहीं है। अगर आप भारतवर्ष में निवास कर रहे हैं, एशिया में निवास कर रहे हैं, तो यहां पर इस ग्रहण का कोई महत्व आपके लिए नहीं है। प्रायः जो जानकारी दी जा रही है कि वृश्चिक राशि के लोग हैं, उसी में से कुछ लोगों ने पूछा था कि मुझे क्या कोई विशेष नुकसान हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत में हैं तो नुकसान तो छोड़िए, इसके बारे में आपको पता ही नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं होनी चाहिए। अगर जानकारी भी हो रही है तो यह भी केवल और केवल एक भ्रम है। सही बात तो यह है कि आपको इसकी जानकारी ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि जैसा मैंने कहा YouTube की दुनिया बड़ी है और इसमें गाहे बगाहे कोई ऐसी जानकारी आपके हाथ लग जाती है जो आपको चौकन्ना करा देती है, जो कि आपके बिल्कुल काम की नहीं होती। वैसे ही यह सूर्य ग्रहण आपके बिल्कुल काम की नहीं है। इस सूर्य ग्रहण का किसी भी तरह से कोई महत्व आपके लिए नहीं है। आपके ऊपर न तो कोई प्रभाव है, न आपके राशि पर इसका प्रभाव है। देश प्रदेश कहीं भी इस ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। हमारे भारत देश के ऊपर इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, कहीं किसी भी प्रकार से। तो आप वृश्चिक के हैं कि मेष के, मिथुन के हैं कि सिंह के, भूल जाइए, ग्रहण की जानकारी ही आपको नहीं होनी चाहिए। आप भूल जाइए इस ग्रहण के बारे में। ऐसा कोई ग्रहण नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। इसीलिए आपके घर में जो कैलेंडर टंगा हुआ है उसमें इसका जिक्र तो छोड़िए, कहीं नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। अब आगे बता दूं कि पंचांग तक में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आप इसे पंचांगों में भी नहीं देखेंगे, क्योंकि इसका हमारे यहां कोई महत्व ही नहीं है, न धार्मिक रूप से, न किसी और तरीके से, न तो इसका कोई राशि पर असर पड़ने वाला है, कुछ भी नहीं। तो निश्चिंत हो जाइए। ऐसी कोई जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न हो गई थी और ऐसी जिज्ञासा जो आपके मन को परेशान कर रही थी, भूल जाइए और चिंता तो छोड़ ही दीजिए, सोचना ही छोड़ दीजिए इसके बारे में। अब चलते हैं उन प्रश्नों की ओर जो आपने मुझसे किया है। सबसे पहला प्रश्न है पृथ्वी रतन तिवारी जी का। इन्होंने पूछा है, मिथुन लग्न में शुक्र तृतीय भाव में और शनि नवम भाव में, क्या यह आमने सामने का दृष्टि संबंध नवमेश पंचमेश युति का फल देगा अथवा राजयोग भंग करेगा? साहब, मैं आपको बता दूं कि शनिदेव की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और मिथुन लग्न को अगर आप समझते हैं तो सर्वाधिक भोग कारक लग्न है ये। अब शुक्र पर शनि की दृष्टि निसंदेह राजयोग भंग करने वाला है, लेकिन
लेकिन मैंने इसके लिए हमेशा जिक्र किया और हमेशा कहा, अगर चारित्रिक पक्ष आपका मजबूत है तो आप निश्चिंत हो जाइए, यह राजयोग भंग नहीं होगा। पुनः नोट करिए कि चरित्र पर अगर आपने अंकुश लगा रखा है, तालाबंदी कर रखी है, घेराबंदी कर रखी है, तो आपको इस राजयोग भंग के बारे में नहीं सोचना। यहां शनिदेव राजयोग भंग तब करते हैं जब चारित्रिक कमी आ जाए, तो इस पर अंकुश लगा करके रखिए, राजयोग भंग नहीं होगा। कमलाकांत द्विवेदी जी ने पूछा है, कर्क लग्न में लग्नेश और अष्टमेश का राशि परिवर्तन और केंद्र के लग्न में शनि, चतुर्थ में गुरु। अच्छा, केंद्र में लग्न में आपने कहा है कि शनिदेव हैं, चतुर्थ में गुरु, सप्तम में शुक्र और दशम में मंगल हो, तो क्या व्यक्ति की आयु कम होगी? देखिए, लग्नेश परिवर्तन वैसे सदैव बहुत अच्छा माना जाता है, चाहे वो परिवर्तन कैसा भी हो, लेकिन कई बार अष्टमेश जब लग्न में हो जाए जाकर के, तो ये थोड़ी परेशानी की सूचना बन जाती है। जीवन काल में संघर्ष बढ़ जाता है, कष्ट बढ़ जाता है, निरंतर प्रयत्न करने के बावजूद जातक को वो हासिल नहीं हो पाता जिसका कि वह हकदार है, तो थोड़ी परेशानी तो होती है। लेकिन यहां आयु की वाली कोई बात नहीं आएगी, आयु को लेकर के चिंतित मत होइए। आयु के लिए कुंडली में 3-4 पॉइंट को सदैव देखिए, और इसके बाद भी बात खत्म नहीं होती, और भी बहुत कुछ देखना होता है। लेकिन सामान्य तरीके से अगर देखें तो कुंडली का अष्टम भाव, 8वें से 8वां कुंडली का तृतीय भाव, इन दोनों भावों के स्वामी, इन दोनों भावों पर ग्रहों की दृष्टि, लग्न, क्योंकि आयु का को जिएगा कौन, तो लग्नपति और आयु के कारक। हर मामले में हर चीज को जानने के लिए आपको सदैव, अगर आप ज्योतिषी हैं तो, ज्योतिषी बनने जा रहे हैं तो, या ज्योतिष को सीख रहे हैं तो, आपको सदैव इस बात का ख्याल होना चाहिए कि सूत्र सदैव यही है, भाव, भावपति, भावकारक। आपको इस सूत्र का सदैव ख्याल रखना है। तो आयु का भी विचार करना है तो भाव, भावपति और भावकारक आपको देखना ही होगा। और विशेष जानकारी के लिए भाव से भाव, यानी 8वें से 8वां तृतीय भाव का भी विचार कर लीजिए। और यहां पर एक विशेष विचार लग्न का भी होगा, क्योंकि आयु का विचार चल रहा है तो लग्न का। तो इन सब को देखिए, ये सब के सब कमजोर हो जाएं तब आयु की बात आती है कि आयु जातक की क्षीण होगी या कम होगी, बाकी किसी अवस्था में कोई आयु पर असर नहीं है। मनहर भाई पांचाल ने पूछा है, नहीं, मनहर भाई पांचाल की आईडी से प्रश्न पूछा है संगीता जी ने। इन्होंने पूछा है, मेरा वृषभ लग्न और लग्न में ही शनिदेव 12वें भाव में मेष राशि में, अच्छा फिर से, मेरा वृषभ लग्न, शनिदेव 12वें भाव में मेष राशि में नीच होकर के बैठे हैं, तो क्या नीलम रत्न धारण कर सकती हूं? और मंगल सप्तम भाव में अपनी ही वृश्चिक राशि में है। देखिए, वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव सर्वाधिक योग कारक ग्रह है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। मंगल कुंडली में स्वगृही होकर के बैठे, फलस्वरूप शनिदेव का नीच भंग भी हो जाएगा। वैसे भी 12वें भाव में है तो नीच भंग ही है। लेकिन रत्न धारण करने की बात अगर आए तो यहां देखिए, शनिदेव का एक स्वभाव है, जहां बैठते हैं उस भाव में वृद्धि ला देते हैं। अब अगर उनको हमने बल दिया तो वो वृद्धि कारक बनेंगे। शनिदेव का 12वें में होना कोई विशेष नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि वो षष्ठम को देखेंगे और शत्रुहंता योग का निर्माण कर देंगे। लेकिन रत्न धारण करने से एक छोटी सी परेशानी है जीवन काल में, और वो है व्ययाधिक्य, खर्च की अधिकता। तो इस रत्न को धारण करने से, क्योंकि शनिदेव इस लग्न में जहां जहां दृष्टि डालेंगे, याद रखिएगा, इस लग्न में वृषभ और तुला, इन दो लग्नों में शनिदेव की दृष्टि विच्छेदात्मक नहीं, राज योग का निर्माण करने वाली होगी। तो शनिदेव की दृष्टि जहां जहां होगी वहां फायदा उत्पन्न करेंगे। लेकिन नीच राशि में है, पापक ग्रह हैं, सो मेरी राय होगी, इसी के लिए मैंने 95% कहा था और 5% छोड़ दिया था, ताकि आप इसको विचार करें। रत्न धारण करने की जगह हनुमान जी की आराधना ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। तरुण काटवे जी ने पूछा है, मेरा भी वृषभ लग्न है, शनि केतु के साथ युति बनाकर 6वें भाव में बैठे हैं 27 अंश पर, जिन पर मंगल की चौथी दृष्टि है, तो क्या नीलम पहना जा सकता है? कोई हानि तो नहीं होगी। अब आपकी कुंडली के अगर देखा जाए तो यहां पर शनिदेव वृषभ लग्न में अगर आप गिने तो वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, 6वें भाव में वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला उच्च के शनिदेव हुए, और केतु के साथ ये अत्यंत उच्च कोटि का शत्रुहंता योग बनाए। अगर आपको नीलम पहनना हो तो कतई कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये नीलम आपको नुकसान नहीं करने वाली है। आपको अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये उच्च कोटि का शत्रुहंता योग बनेगा, क्योंकि केतु उच्च राशि में शनिदेव के साथ बैठकर शनिदेव के बल को 5 गुना अधिक बली कर देंगे। सो आपके लिए नीलम पहनना बिल्कुल ठीक है। जरा गौर करिए, इससे पहले वाले सवाल में मैंने नीलम मना किया, और यहीं पर विचार करना, इतना ही विचार एक ज्योतिषी को करना होता है। देश, काल, परिस्थिति और ग्रह की स्थिति के आधार पर वो रत्न का निर्धारण तय करता है। तो यहां पर आप नीलम पहन सकते हैं।
संदीप गोयल जी ने पूछा है, मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र शनि धन भाव में और राहु पंचम भाव में कैसा फल होगा? तो मिथुन लग्न की कुंडली में शुक्र और शनि का धन भाव में होना बढ़िया है। भाग्यपति का धन भाव में होना और पंचम पति का धन भाव में होना, जातक जहां भाषणबाज होगा, अच्छा वक्ता बनेगा, वहीं महाधनी भी होगा। अब आपने जैसा कहा कि राहु पंचम में है, तो पंचम में राहु के होने से यहां कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मिथुन लग्न की कुंडली में राहु भी अकारक नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, महाधनी योग है। और प्रशांत सिन्हा जी ने पूछा है, कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में गुरु और छठवें में चंद्र, पांचवें में केतु, चंद्रमा पर शनि की सातवीं दृष्टि है, क्या लग्न और छठे के परिवर्तन से केमद्रुम योग भंग माना जाएगा? कर्क लग्न की कुंडली में लग्न में देव गुरु उच्च के हुए, षष्ठम पति हुए, लेकिन लग्न में उच्च के हुए। अब इनका कहना है कि छठवें में चंद्रमा चले गए, तो ये परिवर्तन हो गया, गुरु के घर में चंद्रमा, चंद्रमा के घर में गुरु। अब पांचवें में केतु, चंद्रमा पर शनि की सातवीं दृष्टि है। अब इनका कहना है कि शनिदेव अपनी सातवीं दृष्टि यानी 12वें भाव में बैठकर के अपनी सातवीं दृष्टि चंद्रमा पर डाल रहे हैं। क्या केमद्रुम भंग माना जाएगा परिवर्तन से? देखिए, केमद्रुम अगर भंग भी माना जाए तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। अभी तक मुझे लगता है कि आप लोग मेरे द्वारा बताने के इतने बाद भी योग और दुर्योग को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं और इसके लिए और भी प्रयत्न करना चाहता हूं, इसमें आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि अगर मैं नहीं समझा पा रहा हूं तो जाहिर सी बात है दोष इसमें मेरा हुआ कि आप समझ नहीं पाए। योग और दुर्योग कोई हुआ नहीं, कल से आप भी नए योग और दुर्योग का निर्माण कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा योग और दुर्योग आपको दिखाई पड़ रहा है जो कि बाकियों की नजर से छूट गया है, केमद्रुम योग भंग हो जाना, केमद्रुम योग के होने से कोई हाहाकार मत जाना, ऐसी स्थिति पर गौर मत करिए। हमेशा समझिए ये क्या प्रभाव दे रहा है, कैसा प्रभाव दे रहा है। मोटी बात है कि केमद्रुम योग सब छीन लेता है, यह मोटी बात है। आपकी कुंडली में अगर देखें तो चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, विषयोग का प्रभाव तो हुआ ही, बात तो वही के वही, ढाक के तीन पात, मानसिक अशांति और परेशानी तो होनी ही होनी है। तो केवल केमद्रुम योग भंग की बात नहीं और केमद्रुम योग खत्म होने की बात नहीं, या केमद्रुम योग होने की कोई बात नहीं। योग और दुर्योग पर गहराई से समझना होगा। खैर, आने वाले दिनों में मैं और समझाने का प्रयत्न करूंगा। अगला जो प्रश्न है वो विनायक जी का है, विनायक नगारकर। इन्होंने पूछा है, मीन लग्न में मंगल भाग्य भाव में गुरुदेव के साथ और शनि धन भाव में मेष राशि में, तो क्या नीच भंग होगा? निसंदेह यहां पर नीच भंग हो जाएगा, क्योंकि मंगल जाकर के भाग्य भाव में बैठे हैं। तो नीच राशि में आपके जो शनिदेव धन भाव में बैठे हैं उनका नीच भंग होना ही माना जाएगा। पर हमेशा याद रखिएगा, मैंने एक और बात हमेशा कहा है अपने कार्यक्रमों में कि ग्रह का नीच भंग होना अर्थात ये विकल्प है, अर्थात बारिश का भंग हो जाना। हमने क्योंकि छाता लिया हुआ था तो बारिश क्या बंद हो गया? नहीं, बारिश यथावत जारी है। हमने छाता लगाकर के बारिश और अपने बीच अवरोध उत्पन्न कर लिया है, वैसे ही विकल्प अवरोध है। विकल्प अवरोध है, वर्षा बंद नहीं हुई, प्रभाव तो है, यह हमें पता है कि बारिश जारी है, हमने अवरोध कर रखा है, इसलिए हमें कम प्रभाव मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद छींटे तो पड़ ही रहे हैं, छींटे तो पड़ते ही हैं। घनश्याम नागर जी ने पूछा है, मिथुन लग्न में शुक्र तृतीय भाव में हो तो क्या ओपल धारण कर सकते हैं? अब जाहिर सी बात है, मिथुन लग्न में देखा जाए तो गुरु सूर्य की राशि में आप कह रहे हैं कि शुक्र बैठे हैं, 120% धारण कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था 95% धारण करिए, 5% मैंने प्रश्न लगा दिया था। अब वो 5% यही है कि सूर्य की स्थिति को भी जरा देख लीजिएगा, सूर्य कहां बैठे हुए हैं। तात्कालिक मित्रता में है तब तो आपको आजीवन धारण करना है, तात्कालिक शत्रुता में है तब भी आप पहन सकते हैं, पर तात्कालिक मित्रता में होने से ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। यानी सूर्य के साथ अगर शुक्र तात्कालिक मित्रता में हो तो आप आजीवन शुक्र का रत्न उपेल धारण कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। और शुभम यादव जी ने पूछा है, मेरा मिथुन लग्न और राशि मकर है, मेरी कुंडली में भद्र राजयोग बन रहा है, पर बुध का अंश 28 है, तो पन्ना पहन सकता हूं? अब आपने ये मुझे नहीं बताया, काश कि आप बताते कि यह भद्र महापुरुष योग कहां बन रहा है, लग्न में या चतुर्थ भाव में। आप इस बात को फिर से एक बार समझ लीजिए कि मिथुन राशि में है तो 28 अंश पर यह भद्र योग समाप्त है, लेकिन अगर यही कन्या राशि में भद्र महापुरुष योग बन रहा है तो यह बाल अवस्था के बुध हो गए। तो आप पहले तो यह देखिए, हां, अगर आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि पन्ना पहन सकता हूं तो 120%, वो किसी भी राशि में बन रहा हो, बुध मृत भी अवस्था में हो तब भी आप पन्ना पहन सकते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु यह मुझे अगर पता चल जाता कि यह भद्र मिथुन में बन रहा है या कन्या में, मिथुन में बनता तब तो मृत है बुध,
और कन्या में बन रहा है, तब तो फिर सीधी सी बात है कि बाल अवस्था के हैं बुध, और इनको बल देना चाहिए, क्योंकि इनको बल देकर के जीवन काल में सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आप पन्ना अवश्य पहनिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और नीलम दहाल जी ने पूछा है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल 9वें घर पर नीच के और वह वक्री हो तो कैसा फल देंगे? वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल 9वें घर में। अब यहां गौर करिए, मंगल पापक ग्रह है, क्रूर ग्रह लोग कहते हैं। नीच राशि में होना, यानी कर्क राशि में नीच राशि में होना और वक्री हो जाना, वक्रत्व की अवस्था में निसंदेह इनका फल श्रेष्ठ होगा। लेकिन इस बात पर जरा मंथन करना है और समझना है। अगर सामान्य तथ्यों और तर्कों के आधार पर देखें तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल का वक्रत्व हासिल करना ही अत्यंत श्रेष्ठ है। केवल वक्रत्व हासिल कर लिया, यही बहुत श्रेष्ठ, ये अत्यंत बली हुए। अब नीच राशि में होकर के उच्च के समान फल देंगे, तो लगभग देखा जाए तो आपके चंद्रमा पर एक नजर अवश्य डालनी चाहिए कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा भले परिवर्तन में न हो, चंद्रमा पीड़ित न हो, तो निसंदेह आपका यह मंगल आपको श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। इस मंगल से आपको लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। और अगला प्रश्न है रवि हंस जी का। इन्होंने पूछा है, अगर सिंह लग्न और कर्क राशि हो, यानी 12वें में चंद्रमा और केमद्रुम भी हो, और कहना है इनका कि 8वें भाव से राहु की 5वीं दृष्टि हो, तो क्या मोती या चांदी का छल्ला या चांदी का चेन पहन सकता हूं? चंद्र की दशा बहुत परेशान कर रही है और सूर्य भी नीच के हैं। एक और सूत्र मैं देख रहा हूं, आप लोगों को आगे इस पर भी चर्चा करके बताऊंगा। जन्म कुंडली में सूर्य अगर कमजोर हो, नोट करिए कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य कमजोर हो तो बलवान चंद्रमा का भी आप कोई बहुत श्रेष्ठ लाभ नहीं ले पाएंगे। अब आपकी कुंडली में तो चंद्रमा पीड़ित हैं ही, सूर्य भी नीच के हैं, सूर्य कमजोर हैं। सूर्य को मैं बार बार कहता आया हूं कि यह नैसर्गिक बलि ग्रह है। आपके जीवन काल में सब कुछ हो परंतु आत्मविश्वास न हो तो फिर जीवन काल में कुछ भी नहीं है, या यूं समझ लीजिए कि जो भी है उसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो सूर्य का बलवान होना तो नितांत आवश्यक है। अब आपने जैसा कहा कि चंद्रमा का रत्न धारण करना या चांदी इत्यादि पहनना, देखिए इस अवस्था में रत्न धारण कोई नुकसानदेह नहीं है। चंद्रमा 6वें 8वें 12वें में कोई विशेष नुकसान नहीं करेंगे, आप रत्न पहन सकते हैं। मैं समझता हूं कि रत्न धारण की जगह पहले तो सूर्य को बलवान करिए, और दूसरा चंद्रमा को ठीक करने के लिए चंद्रमा के मंत्र का जप करना आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ होगा, ज्यादा श्रेयस्कर होगा। और यहां पर चंद्रमा को मैं बलवान करने के लिए मोती की कभी राय नहीं दूंगा, बल्कि आपने सिंह लग्न की बात करी है, सूर्य को बलवान करिए। सारी समस्या यहां सूर्य से हो रही है। चंद्रमा के लिए तो बस आप भोलेनाथ की आराधना करिए, शिव जी के मंदिर में जाया करिए, शिव जी का दुग्धाभिषेक किया करिए, इसी से आपके चंद्रमा अच्छा फल देने लगेंगे। और कांति साहू जी ने पूछा है, सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में सूर्य 21 अंश, बुध 6 अंश, शुक्र 8 अंश, राहु 8 अंश और सप्तम में केतु 8 अंश के साथ, अष्टम भाव में चंद्रमा 12 डिग्री का और गुरु नवम में 0 डिग्री पर है, शनिदेव बैठे हैं 12वें भाव में और मंगल 18 अंश नीच का है। यह कुंडली कैसी है? कारण और निवारण बताएं। देखिए कुंडली कोई भी, आप सबसे, अगर आप लोगों की नजर में किसी कुंडली को लेकर के ऐसा लगता है कि यह निकृष्ट कुंडली है, मैंने एक चर्चा के दौरान आप लोगों को बताया था, यह भी एक जानकारी का विषय है कि जब ज्योतिषियों को कई बार कुंडली में कुछ समझ नहीं आता तो वो कह देते हैं श्रापित कुंडली है। मैं किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई यह कहता है कि कुंडली श्रापित है तो यह बेहद हास्यास्पद विषय है, बेहद ही हास्यास्पद। क्यों? कोई कुंडली श्रापित कैसे हो सकती है? एक ही समय में लाखों बच्चे पैदा ले रहे हैं। और अब तो मैं यहां एक और बात कहूंगा, कई जगहों पर यह तर्क वितर्क उठता है कि अक्षांश देशांतर के अंतर से, एक मामूली अंतर से प्रभाव बदल जाता है। चलिए आप यहां तक आड़ ले सकते हैं, लेकिन यहां भी नहीं बच सकेंगे, क्योंकि आज के इस परिवेश में लाखों बच्चे मिनट में जहां जन्म ले रहे हैं, हो सकता है उसी अक्षांश देशांतर पर आप हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, 1 मिनट के अंतराल पर, या यूं समझ ले कि उसी 1 मिनट में बच्चे लगातार जन्म ले रहे हैं। वहां आप न अक्षांश चेंज कर पाएंगे और न देशांतर चेंज कर पाएंगे। फिर कौन सी श्रापित कुंडली कहेंगे और क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह पाएंगे। फिर क्या कहेंगे?
कहां बचाव ढूंढेंगे? बचाव की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बार बार कहा जाता है देश, काल और परिस्थिति का विज्ञान है ज्योतिष, प्रारब्ध का विज्ञान है ज्योतिष। दोनों बच्चों के माता पिता की स्थिति देखिए, दोनों का प्रारब्ध अलग अलग हो सकता है। एक उसी हॉस्पिटल में जन्मा बच्चा ऑटो से आए होंगे उसके माता पिता, और दूसरे के माता पिता किसी बड़ी गाड़ी में। एक के डॉक्टर विशेष रूप से नियुक्त किए गए होंगे और दूसरे के डॉक्टर ध्यान भी ना दे रहे होंगे, बस बच्चे ने जन्म ले लिया। तो यहीं पर दोनों जन्म एक समय में लिए हैं, लेकिन यहां पहले प्रारब्ध का खेल यहीं से देखिए शुरू हो गया। अब इसके बाद दोनों की लड़ाई देखिए तो एक सोने का चम्मच चांदी का चम्मच मुंह में डालते पैदा लेगा, और दूसरा हो सकता है संघर्ष में लेगा। भाग्य दोनों का एक समान है, लेकिन दोनों एक समान नहीं बन पाएंगे कभी भी। क्यों? क्योंकि एक की लड़ाई 100 से शुरू होगी, दूसरे के लिए जो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं लिया है, पहले वो 100 तक तो पहुंचे, वहां से वो लड़ाई शुरू करेगा, जबकि पहला 100 तक खड़ा है, वहां से वो आगे बढ़ेगा। तो ये प्रारब्ध का खेल है, और यहां पर कोई अक्षांश और देशांतर देख करके और कह करके हम पीछे नहीं हट सकते। अब कांति साहू जी, आपने जैसा कहा कि कुंडली में कारण और निवारण, कोई कारण और कोई निवारण नहीं, कुंडली अत्यंत मजबूत, बहुत अच्छी है। सब 100 बातों की एक बात आपने जैसा कि कहा कि कुंडली सिंह लग्न की है और सूर्य 21 अंश पर बैठे हैं लग्न में ही, बस हो गई। कारण क्या? यहां पर सबसे बड़ा कारण यही है, बहुत महान कुंडली है निसंदेह। भाग्य थोड़ा कमजोर पड़ रहा है आपके बताए अनुसार, लेकिन बेहद महानतम कुंडली है, अत्यंत श्रेष्ठ, क्योंकि सूर्य बलवान है, तो ग्रहों का राजा बली है, सब कुछ मिल जाएगा। अगला प्रश्न है पार्थ द्विवेदी जी का। इन्होंने पूछा है यदि मंगल धनु राशि में है और मंगल 10वें घर के स्वामी के साथ हैं और इस संयोजन के साथ 8वें घर में शनि को देख रहा है, तो क्या इसके परिणाम स्वरूप युद्ध क्षेत्र में मृत्यु होगी? हां, अगर आप सैनिक हैं, हां अगर आप युद्ध भूमि में भाग ले रहे हैं, और नहीं तो फिर क्यों। हमेशा याद रखिए कि कुंडली के अष्टम भाव में मंगल हो और शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ज्योतिष शास्त्र का तर्क है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु गोली लगने से, आकस्मिक दुर्घटना या ऑपरेशन टेबल पर होती है। क्या हम हर परिस्थितियों में यह बात कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की मृत्यु गोली लगने से होगी? अब किसी का भाग्य इतना ही दुर्भाग्य वाला है कि उड़ती गोली किसी और को मारी गई थी, उसी को आकर के चुन के उसी को लग जाए तो बात ही अलग है। लेकिन आमतौर पर हम तब भी नहीं कहेंगे कि इस व्यक्ति की मृत्यु गोली लगने से होगी, अगर वो व्यक्ति ऐसा कोई काम नहीं करता है तो क्या दुर्घटना के दौरान मृत्यु तो हो सकती है? संभवतः, उसमें भी कई बार किंतु और परंतु हो सकते हैं। अब आपने ये जो कहा कि मंगल और शनि का यह संबंध युद्ध क्षेत्र में मृत्यु कराने वाला, तर्क एक सूत्र हो सकता है। क्या आप युद्ध क्षेत्र में हैं? नहीं है तो कैसे मृत्यु होगी? नहीं है, आप सेना में नहीं हैं, आप मिलिट्री इत्यादि से संबंधित क्षेत्र में, विशेषकर वो जवान जो बॉर्डर पर खड़े हैं वो नहीं हैं, तो आपकी मृत्यु युद्ध में कैसे होगी? आप पड़ोसी के साथ लड़ाई करने में आपकी मृत्यु हो तो अलग बात है। अब मैं तो उसका कोई पक्षधर नहीं हूं कि ऐसा कुछ होने वाला है। हमेशा याद रखिए कि एक योग है जहां ग्रह स्थितियों को देखकर विस्फोटात्मक स्थिति उत्पन्न हुई और यहां कहा गया कि यह दुर्घटना वाला होगा। हालांकि आपकी अगर प्रश्नों को ध्यान से देखा जाए तो आपने कहा कि शनि इस संयोजन के साथ अष्टम घर में शनि को देख रहा है, तो शनि अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो मैं तो हमेशा कहा करता हूं कि अष्टमस्थ शनि आयु की वृद्धि करने वाले होते हैं। अगर किसी प्रकार से चोट चपेट दुर्घटना हो जाए तो भी यहां पर शनि आयु बचाने वाले होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, युद्ध में मृत्यु तो कम से कम अभी नहीं हो रही है। खैर, दिनेश कुमार जी ने पूछा है मिथुन लग्न में लग्नेश और पंचमेश ही 12वें भाव में बैठे हों और उन पर शनि की तीसरी दृष्टि हो, तब कौन सा रत्न धारण किया जाए? निसंदेह आप शुक्र का रत्न धारण करिए। भले आपके पंचमेश जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। शुक्र को 12वें में कोई दोष नहीं होता, व्यय भाव में वो अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक बन जाते हैं। आप बड़े प्रेम से शुक्र का रत्न उपल धारण कर सकते हैं, कहीं कोई संशय नहीं, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। वैसे तो पहले सोचा कि ग्रहण का खंडन करने के लिए वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर सोचा क्यों इसमें समय व्यर्थ किया जाए, उसके जगह अगर कुछ लोगों के सवालों का जवाब दे दूंगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। इसीलिए थोड़े से शब्दों में मैंने आपको बता दिया कि ग्रहण की कोई यहां पर विशेषता नहीं है, ग्रहण को लेकर के कोई चिंता आपको नहीं करनी है, और साथ ही साथ कुछ प्रश्नों के भी जवाब हो गए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। अपने प्रश्न इसी तरह से भेजते रहिएगा, चाहे वो सवाल आपके जवाब हमारे के लिए प्रश्न हो या ज्योतिष जिज्ञासा के लिए सवाल चुने जाते रहते हैं। जब भी चुनाव होगा और जब भी मैं ये कार्यक्रम करता हूं, आपके सवाल का जवाब आपको दे ही देता हूं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।